हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 35। इससे पहले इस कहानी के 34 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, अब तक आपने पढ़ा था। रुद्र ने नव्या से कहा कि मैं वादा करता हूँ तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है मैं आज रात तक सॉल्व कर दूंगा। रोने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, बल्कि रोने से हम कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए अपने आंसुओं को पोंछो और चुपचाप से घर चली जाओ। शाम तक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी नव्या। तो नव्या भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और ऑफिस से चली जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। तो नव्या ने अभी नील की तरफ देखा। नील ने अपनी पलकें झपकाई और नव्या को ऑफिस से जाने के लिए बोल दिया। तो नव्या अभी ऑफिस से चली गई थी। रुद्र ने अपना फ़ोन निकाला और निहाल को कैबिन में बुला लिया। तो निहाल के आते ही अभी नील ने गाना गुनगुनाया, कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ। तो निहाल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। तो नील ने कहा कि अबे हंस क्यों रहा है? तभी मैं सोचूं कि तू हम तीनों भाइयों को हमेशा साला साला क्यों बोलता था। साले तेरी कबूतरी आई थी और हाँ, रो रो कर बुरा हाल है उसका। क्यों बात नहीं कर रहा है तू उसके साथ? जरा बता मुझे। तो निहाल ने कहा कि वो कब आई? मैंने तो नहीं देखा उसे आते हुए। क्या वो चली भी गई? तो नील ने कहा कि अब ज़्यादा इनोसेंट मत बन, समझा? वो आई थी तेरे कैबिन में और तूने उससे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा और वो रोती रोती मेरे पास आई। अभी मैंने समझा बुझाकर उसे घर भेजा है। तो निहाल को एकदम से याद आया कि उसने फ़ोन पर क्या कहा था और उसे समझते हुए सेकंड भी नहीं लग गया कि नव्या को थोड़ी सी गलत फहमी हो गई है। तो निहाल अभी कुछ बोलता उससे पहले ही रुद्र ने कहा कि तुम दोनों का डिस्कशन बाद में कर लेना, पहले ये सोचो करना क्या है। तो नील ने अपना लैपटॉप खोलते हुए कहा कि तू आ गया है ना, अब मेरा काम खत्म हो गया है। तू सोच कि क्या करना है, मैं आराम से बैठता हूँ। वैसे भी तूने ही प्रॉमिस किया है ना नव्या से कि तू शाम को सब कुछ ठीक कर देगा। रुद्र ने कहा कि ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ घर और वहीं जाकर सोच भी लूंगा। सीधा जाकर अभी दादा दादी से बात कर लूंगा और बात को तुरंत खत्म कर दूंगा। बोल दूंगा कि सिंघानिया परिवार को घर आने के लिए मना कर दें, उनसे शादी के लिए भी मना कर दें। नव्या और निहाल एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तो रुद्र अभी कैबिन से निकलने ही वाला था कि तभी निहाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुझे हर काम डायरेक्टली ही पसंद होता है, कोई गोल मोल बातें नहीं पसंद आता। इसका मतलब ये नहीं है कि तू दादा दादी की इज्जत ऐसे उछाल देगा। क्या कहेंगे वो दादा दादी सिंघानिया परिवार को? तो रुद्र ने कहा कि तो तू क्या चाहता है, कैसे रोके सिंघानिया को घर आने के लिए, बोल। तो निहाल ने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, दादा दादी की इज्जत भी रह जाए और सिंघानिया परिवार को रिश्ता तोड़ते हुए भी मजबूर हो जाना पड़े। तो रुद्र ने भी थोड़ी गहरी सांस लेकर कहा कि मतलब तुम लोग चाहते क्या हो, कि कोई प्लान बनाया है क्या जिससे दादा दादी की इज्जत पर अभी कोई आंच भी नहीं आएगी और रिश्ता भी टूट जाएगा? अगर ऐसा कोई प्लान है तो मुझे भी बताओ। तो निहाल और नील अभी दोनों ने ही अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी। तो नील ने कहा कि निहाल बिल्कुल ठीक कह रहा है, इज्जत सबसे ऊपर है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम अपने दादा दादी की इज्जत हमेशा सोसाइटी में बना कर रखें। इस इज्जत के चलते ही तो नव्या और निहाल ने एक दूसरे को छोड़ने का मन बना लिया था। जब ये दोनों बच्चे इतना कुछ सोच सकते हैं तो क्या हम दोनों नहीं सोच सकते? तो तीनों ही अभी अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि सिंघानिया परिवार और दादा दादी के रिश्ते भी खराब ना हो और नव्या की शादी भी टूट जाए। तो रुद्र ने कहा कि छोटे शेर को बुलाओ, उसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है इन सब चीज़ों में। वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा जुगाड़ बहुत ज़्यादा कर लेता है, कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेगा। करीब आधे घंटे बाद शुभ अभी फैक्ट्री से ऑफिस में आ गया था। तो शुभ ने अभी कैबिन का गेट खोलकर बोला कि मैं आई कम इन भाइयों। तो भाइयों ने अभी नील ने कहा कि ज़्यादा नौटंकी नहीं कर, समझा? जल्दी आ, तेरी हेल्प की ज़रूरत है। तो शुभ ने कहा कि आज सूरज किस साइड से निकला है जो मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ गई?
आप तीनों भाइयों को? मुझे तो आप लोग ऑफिस में भटकने भी नहीं देते हैं, तो फिर आज ऐसे इतनी इज्जत से बुला रहे हैं। तो रुद्र ने कहा कि शुभ, मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है, तू थोड़ा सा सीरियस हो जा और हाँ, बात अच्छे से सुन। तो रुद्र ने अभी शुभ को सब कुछ बता दिया था। शुभ ने सब कुछ सुनकर अभी निहाल की तरफ आंख मार कर कहा कि वैसे देखा जाए तो नव्या की डिसीजन काफ़ी सही है, हमारे पास भी रहेगी और ये निहाल भी ठीक ठाक है नव्या के लिए। आई रे कबूतरी छतरी के नीचे। तो रुद्र ने कहा कि अगर निहाल को छेड़ना हो गया हो तेरा तो हमें अभी कोई एडवाइस दे देगा तू तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर मैं डायरेक्टली जाकर दादा दादी से बात कर लूँ। तो शुभ ने कहा कि मैं आपको ऐसा आइडिया दूंगा भाई कि बहुत बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो शुभ ने अभी फिर थोड़ा सा सोचकर कहा कि नहीं नहीं, एक नहीं दो बात माननी पड़ेंगी आपको। मेरी दो शर्तें हैं, अगर आप मेरी दो शर्तें मानेंगे तो मैं ज़रूर आपको एक ऐसा आइडिया दूंगा कि दादा दादी की इज्जत भी बच जाएगी और सिंघानिया परिवार शादी के लिए खुद मना भी कर देगा। तो रुद्र को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था शुभ की बात सुनकर। उसने कहा कि तू निकल फैक्ट्री में, ठीक है, जा यहाँ से, तेरी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है मुझे। नील ने कहा रुद्र प्लीज़ शांति रखना, तो सुनने तो देख क्या आइडिया है इसका। तो शुभ ने अभी थोड़ा सा एटीट्यूड में चेयर पर बैठते हुए बोला कि हाँ, तो मेरी पहली शर्त है। तो नील ने अभी टोकते हुए कहा कि पहले एडवाइस दे, शर्त बाद में, समझा। तो शुभ ने कहा कि पहली शर्त एडवाइस के बाद में मिलेगी। तो रुद्र को गुस्सा आ गया था और उसने कहा कि नहीं, रहने दे, ये छोटा शेर मुझे ना पिट जाएगा अभी मुझसे, और हाँ, मैं दादा दादी से अब डायरेक्टली बात कर लूँगा। तो नील ने कहा कि रुद्र शांति रख, मुझे बात तो करने दे, चल बता तेरी क्या शर्त है। तो शुभ ने कहा कि पहली शर्त, मुझे ऑफिस में काम मिलेगा, अब मैं फैक्ट्री में काम नहीं करूँगा। तो रुद्र ने हाथ बांध कर पूछा और दूसरी। तो शुभ बोला कि मैं दिशा का बर्थडे क्रूज पर मनाऊंगा और हाँ, उसे डेट पर लेकर जाऊंगा। तो रुद्र को अभी क्रूज पार्टी का से जन अच्छा लगा था और उसने कहा कि ठीक है, दिशा किट्टू का बर्थडे क्रूज पर ही मनाएंगे। शुभ ने एक बिजनेसमैन की तरह खड़ा होकर रुद्र के सामने हाथ बांधते हुए कहा कि तो मैं ये डील पक्की समझूं कि आप मेरी दोनों बात मानेंगे। तो रुद्र ने गुस्से में अभी शुभ का हाथ पकड़कर दबाते हुए कहा कि हाँ मंजूर है, लेकिन अगर तेरा आइडिया काम नहीं आया तो तू 2 साल तक फैक्ट्री में ही काम करेगा, समझा। तो रुद्र के हाथ दबाने से अभी शुभ को दर्द हो रहा था। तो शुभ ने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरा हाथ तो छोड़ो पहले, आपके ये लोहे जैसे हाथ मेरा हाथ दबा दे रहे हैं। तो रुद्र ने अभी शुभ का हाथ छोड़ दिया था। तो शुभ ने कहा कि हाँ, तो आइडिया ये है कि शुभ जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वैसे सब अभी उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। सारी बातें बताने के बाद शुभ ने चेयर पर बैठते हुए कहा कि हाँ, तो कैसा लगा मेरा आइडिया। तो निहाल ने कहा आइडिया तो एकदम से परफेक्ट है, किसी को हायर कर लेते हैं इसके लिए। तो शुभ ने अभी परफेक्ट घुमाते हुए कहा कि हायर क्यों करना है, नील भैया है ना। तो ये सुनते ही अभी नील अपने चेयर से खड़ा हो गया और जोर से बोला यार, तुम सबको मैं ही क्यों दिखता हूँ हमेशा, मैं तो नहीं करने वाला, ये बिल्कुल भी नहीं, मुझसे नहीं होगा। मतलब मैं पीटूं और दादा दादी से, वो भी उल्टा, अगर प्लान से जरा सी भी गड़बड़ी हो गई तो जूते भी खाऊं मैं। तो रुद्र ने कहा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आइडिया है, मैं जाकर डायरेक्ट ही बात कर लेता हूँ। तो नील ने उसे रोकते हुए कहा कि तू एक बात बता, बीच में बार बार डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। अरे यार, थोड़ी सी शांति तो रख, शुभ का प्लान मुझे भी अच्छा लग रहा है, वैसे ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा होगा तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो फिर कभी भी मौका देकर नव्या और निहाल के बारे में दादा दादी से बात भी कर लेंगे। तो शुभ बोलता है कि हाँ, तो नील भैया क्या सोचा है आपने, क्या आप तैयार हैं इसके लिए? अरे आपकी इकलौती बहन है, प्लीज क्या आप उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? इकलौती बहन की शादी जबरदस्ती हो जाए? नहीं नहीं, ये तो कभी नहीं होने देंगे आप। तो तैयार हो जाओ आप, सारा ड्रामा आपको ही करना पड़ेगा, मैं आपको डायलॉग भी लिखकर दे दूंगा। तो नील ने कहा कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या करूं मैं, प्लीज मुझसे नहीं होगा ये। रुद्र तू क्यों नहीं कर लेता? तो रुद्र ने अभी गुस्से में घूर कर देखा और कहा कि मुझसे तो एक्सेप्ट ही मत करना कि मैं तुम्हारे स्टूपिड से प्लान में ऐसे शामिल होने वाला हूँ, समझे, मुझे नहीं करना ये सब कुछ। तो निहाल ने कहा कि शुभ तू कर लेना प्लीज। शुभ ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा, आप लोग जानते हैं कि मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होती है, मैं वहाँ भी हंस पड़ा तो फिर तो पक्का दादा दादी हम चारों को जूते
नहीं मारेंगे। नील ने अभी इरिटेट होकर कहा कि ठीक है, अच्छा तो ठीक है, तू चाहता है अकेला मैं ही जूता खाऊं? तो शुभ ने कहा कि देखो भैया, आप ना बिल्कुल परफेक्ट एक्टिंग करते हो, आपसे अच्छी एक्टिंग कोई करता भी नहीं है। और हाँ, वैसे भी निहाल को नहीं बना सकते हैं, रुद्र भैया बनेंगे नहीं, मेरा सबको पता ही है, मुझसे हंसी कंट्रोल नहीं होती है। बचे आप, आपसे समझदार तो कोई और भी नहीं है। आप तो इतने ज़्यादा समझदार हो, मैच्योर हो, और फिर दादी आपकी बातों में भी बहुत जल्दी आ जाती हैं। भैया कुछ नहीं करना, बस जाकर सीधा चंद्रकला का हाथ पकड़ लेना, और फिर देखो चंद्रकला कैसे आपके प्यार में बहती चली जाती हैं, कैसे आप अपना गुस्सा शांत करती हैं। नील ने अपने सर पर हाथ मार कर कहा, तो घंटी मेरे गले में ही बांधी जाएगी, चलो देखते हैं क्या होता है, आखिर अंत में मैं ही पिटने वाला हूँ, मुझे पता है। इधर प्रताप हाउस में रुद्र निहाल जब घर पहुंचे तो अभी पूरा सिंघानिया परिवार हॉल में ही बैठा हुआ था। तो दादा दादी जी अभी दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे। दादाजी ने रुद्र को देखकर कहा कि आओ आओ बेटा, बैठो बैठो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि सिंघानिया परिवार के बारे में। तो रुद्र निहाल अभी दोनों ही बैठ जाते हैं, लेकिन निहाल खुश था क्योंकि वो जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, रुद्र नव्या की शादी अनुज सिंघानिया से बिल्कुल नहीं होने देगा। थोड़ी देर के बाद नव्या भी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आने लगी। तो नव्या ने एक पिस्ता ग्रीन कलर की ऑर्गेन्जा सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, खुले पल्ले की साड़ी, चेहरे पर रेड कलर की लिपस्टिक और थोड़ा सा मेकअप, खुले बाल। नव्या बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। निहाल ने नव्या को देखा तो उसकी आंखें अभी नव्या पर ही आकर रुक गईं, लेकिन नव्या के चेहरे पर काफी ज्यादा उदासी थी और आंखों में पानी था। उसे तो बहुत बुरा लग रहा था। निहाल ने नव्या को मन ही मन देखकर खुद से कहा कि नव्या बस कुछ दिन और, तुम्हारी सारी उदासी निहाल अपने सीने में समेट लेगा। नव्या ने तो अपनी आंख उठाकर देखा ही नहीं था। किट्टू और दिशा नव्या को लेकर आई थी और उन्होंने अनुज के बराबर में नव्या को ले आकर बैठा दिया। तो किट्टू ने भी अभी गुस्से में रुद्र को देखा और रुद्र ने अपनी आंख मार दी। तो किट्टू को अभी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। किट्टू ने रुद्र को देखकर मन ही मन खुद से कहा कि अगर आज ये रास्ता नहीं टूटा ना तो रुद्र जी मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। थोड़ी देर के बाद गोद भराई की रस्म शुरू हो गई थी। देखते ही देखते अभी नव्या की गोद भराई भी हो गई थी। तो दादा दादी बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे। तभी दादी ने कहा कि पंडित जी को भी बुलाकर शादी की डेट भी अभी निकलवा देते हैं। इतने में अभी शुभ एक पंडित जी को लेकर घर के अंदर आते हुए बोला कि दादी दादी मुझे ना आपके मन की सारी बातें पता चल जाती हैं। देखो मैं पंडित जी को भी लेकर आ गया हूँ। तो पंडित जी अभी कोई और नहीं नील ही था, जिसे शुभ ने बहुत अच्छे से दाढ़ी मूछ लगाकर तैयार कर दिया था। तो मूछों से अभी पंडित बनाकर लाया था। नील व्हाइट कलर का कुर्ता और धोती पहने हुए था, सफेद दाढ़ी मूछें लगा रखी थी। नील के गेटअप से नजर आ रहा था कि नील की उम्र अभी दादाजी की उम्र के बराबर में ही होगी। तो नील ने अपनी धोती संभालते हुए धीरे से कहा कि शुभ ये ना ये बार बार निकल रही है, क्या करूं यार। तो शुभ ने अभी कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि धोती के ऊपर बेल्ट लगा लो, मगर कहाँ आपने तो मेरी बात ही नहीं मानते हो ना। तो नील ने भी धीरे से दांत पीसते हुए कहा कि कुत्ते, धोती के ऊपर बेल्ट कौन लगाता है। तो शुभ ने भी धीरे से कहा कि जिसकी धोती निकलती है वो लगाता है बेल्ट, और कौन, आप नाड़ा भी तो बांध सकते थे ना। तो नील ने भी धीरे से कहा कि यार मुझे लगता है कि सबके सामने मेरी धोती खोलना जाए, अगर ये खोल गई ना तो मेरी इज्जत का फालूदा ही बन जाएगा। तो शुभ ने कहा कि भैया चुपचाप से जाकर अभी चंद्रकला के पास जो जगह खाली है वहां जाकर बैठ जाओ, और बैठ जाओगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा, समझे आप, और ज्यादा हिलना डुलना मत प्लीज भैया। तो नील बोला कि तुम मुझे पैजामा भी तो पहना सकता था ना। तो शुभ ने भी अभी धीरे से कहा कि भैया पैजामा में वही फीलिंग नहीं आती है ना जो पंडित जी में होती है, धोती पर ज़्यादा ध्यान मत दो समझे, और डायलॉग पर ज़्यादा ध्यान दो। तो नील ने भी धीरे से कहा कि साले पकड़े गए ना तो बहुत जूते पड़ेंगे। वैसे भी सौम्या जी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, क्या आज वो घर पर नहीं है, शायद घर पर नहीं है। हे भगवान प्लीज़ मुझे सौम्या जी के सामने मत पिटवाना, मेरी इज्जत रख लेना प्लीज़। तो शुभ ने कहा कि एक बार सिंघानिया परिवार यहाँ से उठकर चला जाए ना तो उसके बाद पीट भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब जाओ जल्दी से जाओ और बस अपने डायलॉग को मत भूलना,
और हाँ, पंडित जी की एक्टिंग अच्छे से करना। और रही बात मम्मी जी की, तो उन्हें तो अपना बिजनेस यहीं पर सेट कर लिया है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो अपने ऑफिस चली गई हैं लग रहा है शायद। तो नील ने कहा कि कुत्ते कमीने, तुझे मैं ही मिला हूँ तुझे ये सब करवाने के लिए। जय वीरू को भी तो तू बना सकता था ना। मैं नर्वस हो रहा हूँ यार, पता नहीं ठीक से एक्टिंग कर भी पाऊंगा या फिर नहीं। तो शुभ ने भी कहा कि मैं भी नर्वस हो रहा हूँ भाई, प्लीज़। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि आप अपने साथ साथ मुझे भी ज़रूर पिटवा देंगे। अरे चुपचाप से जाकर अभी एक्टिंग कीजिए ना, जाइए जाइए जल्दी से बैठिए वहाँ पर जाकर। तो शुभ ने अभी नील को हल्का सा धक्का देते हुए दादी के पास बैठा दिया। तो नील ने अभी दादी के पास बैठते हुए गहरी सांस ली। नील ने दादी की तरफ देखकर कहा कि और चंद्रकला, क्या हाल है तुम्हारे? तो पंडित जी के मुंह से अभी ये बात सुनकर सब हैरानी से पंडित जी को देखने लगते हैं। तो नील ने अपनी बात को संभालते हुए कहा कि मेरे कहने का मतलब है, चंद्रकला जी कैसी हैं आप? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? तो दादी ने कहा कि पंडित जी, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तो नील ने कहा कि बस आपके मुख पर ही चंद्र का तेज है, मैं क्या, कोई भी योगी आपको देखकर ही बता देगा कि आप चंद्रकला हैं, और एकदम से चंद्रमा की तरह शांत, सुशील और प्यारी, इनोसेंट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल है। तो नील की बात सुनकर अभी दादी एकदम से शर्मा जाती हैं और शर्म के मारे अपनी नजरें नीचे करने लगती हैं। मगर दादाजी को अब गुस्सा आ गया था, क्योंकि नील ये सब बात दादी का हाथ पकड़कर बोल रहा था। तो दादाजी ने अभी अपनी कड़कती हुई आवाज में कहा कि पंडित जी, आपको जिस काम के लिए बुलाया गया है ना, आप सीधा वो काम कीजिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए। मेरी पोती की शादी है, हम अनुज सिंघानिया से कर रहे हैं, इन तीनों की शादी का एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए। तो नील ने अभी दादाजी की बात सुनकर खुद के मन ही मन कहा कि अरे संजय के पिताजी तो बुरा मान गए, लग रहा है दादी का हाथ पकड़ने से इन्हें बुरा लग गया। माने भी क्यों ना, मैंने उनकी चंद्रकला का हाथ जो इतने नरम हाथों से पकड़ लिया था, हाँ हाँ, अपनी चांद के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है। तो नील ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल, मैं अच्छा सा मुहूर्त निकालता हूँ मिस्टर दिग्विजय सिंह जी, डोंट वरी, आई विल फाइंड अ वेरी गुड टाइम फॉर दिस मैरिज। तो नील की बात सुनकर अभी निहाल ने अपने सिर पर हाथ मार कर शुभ से कहा कि यार, ये इंग्लिश के वर्ड यूज क्यों कर रहा है, कहीं ये पिटवा ना दे हम दोनों को। शुभ ने भी अपने हाथ बांध कर कहा कि अरे दुनिया कितनी ज्यादा डेवलप हो गई है भैया, पढ़ा लिखा पंडित भी हो सकता है, एक दो वर्ड यूज कर भी लेगा तो कौन सा कोई पकड़ लेगा। जैसे चल रहा है बस चलने दीजिए, आगे की दो तीन डायलॉग भी सिंघानिया परिवार उठकर अभी चला जाएगा, तो फिर अभी अपनी कबूतरी को लेकर आप भी गुटर गू कर लेना, और क्या। तो नील ने अभी अपनी बात जारी करते हुए कहा कि मुझे लड़का और लड़की दोनों की कुंडली लाकर दीजिए। अनुज की माँ ने अपनी पर्स से अनुज की कुंडली निकालकर नील के हाथ में दे दी थी, और फिर दादी ने भी नव्या की कुंडली नील के हाथ में रख दी। तो नील अभी दोनों कुंडलियों को देखने लगता है। तभी नील ने अपने मन ही मन खुद से कहा कि ये उल्टी है कि सीधी, मुझे तो ये भी नहीं पता, क्या करूं मैं यार, काश थोड़ी सी संस्कृत भी पढ़ लेता मैं, तो कम से कम ये उल्टी सीधी का तो पता चल जाता, अगर यहाँ पर पकड़ा गया तो क्या होगा। तभी नील ने जैसे तैसे करके कुंडलियों के पेज पलटना शुरू कर दिया। तो उसकी नज़र अभी शुभ पर पड़ी, तो शुभ ने उसे इशारों में कहा कि कुंडली उल्टी है, सीधा कर ले। तो नील अभी शुभ के इशारे समझ गया था और उसने जल्दी से कुंडली सीधी कर ली। तो शुभ ने अपने सर खुजाते हुए मन ही मन कहा कि आज नील भैया अकेले नहीं पिटेंगे, हे नील के महादेव, बस कैसे भी करके ये सिंघानिया परिवार यहाँ से चले जाए, उसके बाद दादाजी चाहे जी भर कर कूट ले, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंघानिया परिवार में दो तीन अभी अनमैरिड लड़कियां भी आई हुई थी। तो शुभ ने उन लड़कियों को देखकर मन ही मन कहा कि इन लड़कियों के सामने घोर बेइज्जती हो जाएगी हमारी, बचा लेना महादेव, ये चले जाएं यहाँ से, उसके बाद ही पिटवाना। तो नील ने भी कुंडलियों को देखकर थोड़ा सा एक्टिंग करते हुए कहा, ओ माय गॉड, हाउ इज पॉसिबल। तो नील के मुंह से ये सारे शब्द सुनकर अभी शुभ ने अपनी आंख कसकर बंद कर ली, और फिर निहाल ने भी अपने सिर पर अपना हाथ मार दिया। तो रुद्र ने भी अपने माथे पर दो उंगलियां फेर कर खुद से कहा कि कुछ ज्यादा ही एजुकेटेड पंडित है यार, दादाजी का सर फिर गया तो अभी सबको ही ले डूबेगा ये। तो दादी ने अभी नील की तरफ देखकर कहा कि पंडित जी, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं आप, जरा हिंदी में बताइए कि क्या मैटर क्या है, क्या हुआ है, कुंडली ठीक तो है ना। तो नील ने
ने अभी दादी की तरफ देखकर ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो नील ने कहा कि चंद्रकला जी, ये शादी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर ये शादी हुई तो मिस्टर दिग्विजय प्रताप सिंह की मौत हो जाएगी। और तो शुभ ने अभी मन ही मन कहा कि हे, ये तो मैंने लिखकर ही नहीं दिया था। भैया अपनी तरफ से डायलॉग क्यों मार रहे हैं आप? ये पक्का हम सबको आज दादा दादी से तसल्ली से कुटवा देंगे। अब क्या करूं मैं, कैसे संभालूं बात? तो दादाजी को अभी नील की बात पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और फिर उसने अपनी कड़कती हुई आवाज में कहा कि पंडित जी, जरा ढंग से कुंडली को देखिए। भला इन दोनों बच्चों की कुंडली से मेरी मौत क्यों हो जाएगी? इससे क्या संबंध है हमारा? तो पंडित जी ने कहा कि यजमान गुस्सा मत कीजिए, मैं दोबारा से कुंडली को देख लेता हूँ। नील ने अपने मन ही मन खुद से कहा कि यार, शुभ ने क्या बोला था, किसकी मौत हो जाएगी? ये शुभ के बच्चे ने मुझे कहाँ पर फंसा दिया, मैं तो भूल ही गया किसकी मौत करवानी है। तभी नील का फोन वाइब्रेट होता है। तो नील ने भी फोन देखा तो उस पर शुभ का मैसेज आया था। नील ने धोती में छुपाकर धीरे से शुभ के मैसेज को रीड किया। शुभ ने लिखा था कि क्या बोल रहे हो भैया, आप इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 4 डायलॉग मारने थे बस, लेकिन आपने तो पूरा रायता ही फैला दिया। कुंडली देखकर सीरियस टोन में कहिए कि अनुज की मौत हो जाएगी, बस, और कुछ भी नहीं बोलना है आपको। इससे ज़्यादा अगर आपने बोला तो मैं खुद अभी दादी के सामने जाकर सब बता दूंगा। तो नव्या की कुंडली अच्छी नहीं है, ये बोल देना आप। तो नील ने भी जल्दी से मैसेज पढ़ा और फिर दोबारा कुंडली देखकर थोड़ा सीरियस टोन में कहा कि देखिए मिस्टर मिसेस सिंघानिया, ये लड़की आपके बेटे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस लड़की की कुंडली में साफ साफ लिखा है कि जो भी लड़का इससे शादी करेगा तो उसकी मौत निश्चित है। तो मैंने तो अभी ये सारी बातें आपको क्लियर कर दी हैं, आगे आपकी मर्जी। तो दादाजी को अभी नील की बात सुनकर काफी गुस्सा आ गया था। दादाजी ने अपनी कड़कती हुई आवाज में लगभग चिल्लाते हुए कहा कि शुभ शुभ शुभ, इस पंडित को तुम कहाँ से उठाकर लेकर आए हो? इस घटिया पंडित को मेरी पोती की कुंडली को गलत बता रहा है ये। पंडित जी उठिए यहाँ से और जाइए यहाँ से, मैं किसी दूसरे पंडित से इन दोनों बच्चों की कुंडली मिलवाकर शादी का मुहूर्त निकलवा लूंगा। तो दादी ने भी दादाजी को शांत कराते हुए कहा कि संजय के पिताजी, शांत हो जाइए, आप इतना ज्यादा भड़क क्यों रहे? एक बार पंडित जी की बात तो अच्छे से सुन लीजिए कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। शांत हो जाइए और बैठ जाइए चुपचाप से। तो दादी जी की बात सुनकर अभी दादाजी बैठ गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर अभी गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तो नील ने भी थोड़ा घबराते हुए कहा कि हाँ चंद्रकला जी, संजय के पिताजी को शांत कीजिए। तो दादी जी की सुलगती हुई आंखें अभी नील को देख रही थी और नील भी अंदर ही अंदर अपना सलाइवा गटक रहा था। तो नील ने भी मन ही मन खुद से कहा कि छोटा शेर, अगर मैं पिटा ना तो पक्का मैं तुझे भी जरूर पिटवा दूंगा। अगर तू इस बार भाग गया ना तो मैं तुझे कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आऊंगा, मगर हाँ तुझे जरूर मरवाऊंगा, इतना तो वादा है मेरा तुझसे। चंद्रकला ने भी नील का हाथ पकड़कर कहा कि पंडित जी बुरा मत मानिए, वैसे संजय के पिताजी को गुस्सा ज्यादा ही आ जाता है, आप एक बार फिर से कुंडली देखिए तो सही, हमारी नव्या में कोई खोट नहीं है। तो नील ने भी खुद ही मन बड़बड़ाया कि अरे चंद्रकला, खोट नव्या में नहीं है, खोट तुम्हारे शुभ में है, जिसके अंदर इतनी ज्यादा इंजेर आइडिया आ जाते हैं। तो नील ने भी फिर से सीरियस टोन में होते हुए कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ दिग्विजय सिंह जी, अपनी पोती की कुंडली किसी को भी आप दिखा सकते हैं। आपकी पोती की कुंडली में साफ साफ लिखा है कि जो भी इससे विवाह करेगा उसकी मौत निश्चित हो जाएगी। तो दादाजी को अब फिर से गुस्सा आ गया था नील की बात सुनकर और वो फिर से अपनी जगह से खड़े होकर बोलते हैं कि तुम अपना काम करो जाकर, मैंने अपनी पोती की कुंडली दिखाई है, मेरी पोती की कुंडली में कोई भी दोष नहीं है। समझे तुम, बचपन से ही जब नव्या छोटी थी तो मैंने इसकी कुंडली अच्छे से और बहुत बड़े और ज्ञानी पंडित जी को दिखाई थी, उसमें कोई भी खोट नहीं है। उन्होंने कहा था कि आपकी पोती तो बहुत ज़्यादा भाग्यवान है और बहुत ज़्यादा सुशील है, ऐसी लड़की जिस भी घर में आ जाती है उस घर में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होती है, समझे आप। तो दादाजी की बात सुनकर अभी नील के पास बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे, फिर भी उसने थोड़ा सा हिम्मत करते हुए कहा कि सुनिए दिग्विजय सिंह जी, बचपन में सभी छोटे होते हैं। अब तो रुद्र को भी काफी ज्यादा हंसी आ गई थी नील की बातें सुनकर, लेकिन वो बिल्कुल भी हंसा नहीं था। उसने अपने मन ही मन खुद से कहा कि अब तो पक्का पिटेगा ये। तो दिशा, किट्टू, नव्या को भी कुछ ना थोड़ी गड़बड़ लग रही थी, उनके चेहरे पर भी छोटी सी मुस्कान आ गई थी। तो शुभ और निहाल तो अभी सोफे के पीछे जाकर बैठकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो निहाल ने कहा कि अबे कैसे डायलॉग लिख कर दिए हैं तूने उसे,
शुभ ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा कि मैंने तो सही डायलॉग लिख कर दिए थे यार, क्या करूं, लेकिन भैया ने कुछ अपनी तरफ से भी लग रहा है जोड़ दिए हैं। तो निहाल ने भी अभी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा कि अब नील की जोड़ घटाना हमें ज़रूर पिटवा देगी यार। तो शुभ बोलता है कि इतना तो तय ही था यार कि हम ज़रूर पिटेंगे, बस किसी तरह से अभी सिंघानिया परिवार यहाँ से चला जाए, फिर उसके बाद हम चाहे जितना पिट ले हमें अफसोस तो नहीं होगा। नहीं तो दादा दादी अभी इनके सामने ही हमारी कुटाई कर देंगे, तो फिर कोई भी इज्जत नहीं रह जाएगी हमारी। फिर वो लड़कियां जो हमें देखकर हंसेंगी वो भी बहुत ज़्यादा हंसेंगी। तो दादाजी ने अभी फिर से अपनी कड़कती हुई आवाज़ में कहा कि शुभ शुभ। सोफे के पीछे बैठा हुआ था शुभ और वो एकदम से खड़ा हो गया। तो शुभ ने अभी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा कि जी दादाजी जी। तो क्या हुआ है, तो आप इतना चिल्ला क्यों रहे, आपको पानी चाहिए क्या? तो दादाजी ने भी गुस्से भरी आंखों से शुभ से देखकर कहा कि पानी नहीं चाहिए, इस पंडित को तुम जहां से लेकर आए हो ना वहीं फेंक कर आ जाओ जल्दी से जल्दी। पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है ये। मेरी नव्या के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है और ये है कि इन्हें भगाने पर तुला हुआ है, लेकर जाओ इसे यहाँ से। तो नील ने अभी पप्पी सा फेस बनाकर शुभ को देखा, जैसे कह रहा हो कि हाँ हाँ भाई प्लीज अभी के अभी मुझे लेकर चलो यहाँ से, वरना दादाजी मुझ पर चिल्ला चिल्ला कर ही मुझे मार देंगे। लेकिन शुभ ने अभी नील को आंखें दिखा दी थी, जैसे कह रहा हो कि चुपचाप से बैठे रहिए, बस कुछ ही देर में अभी ड्रामा खत्म हो जाएगा। तो शुभ अभी कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही मिस्टर सिंघानिया ने खड़े होकर आराम से कहा कि देखिए मिस्टर दिग्विजय सिंह जी, हम ये रिश्ता नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम बहुत ही बड़े मानतानी इंसान हैं। मिस्टर सिंघानिया के मुंह से ये बातें सुनकर अभी दादाजी और दादी को छोड़कर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। तो दादाजी को अब काफ़ी गुस्सा आ गया था और उसने मिस्टर सिंघानिया को देखते हुए कहा कि आप इस पंडित की बातों में मत आइए मिस्टर सिंघानिया, मुझे तो ये कहीं का सड़क छाप पंडित ही लगता है। मैं अपनी पोती की कुंडली किसी और अच्छे पंडित से दिखाकर मुहूर्त निकलवा दूंगा। मगर दादाजी अपनी बात बोल रहे थे और शुभ नील को इशारा कर रहा था कि ये सही मौका है, एक और डायलॉग मार दीजिए। तो मिस्टर सिंघानिया खड़े हो गए थे और अगले ही पल डायलॉग में प्रताप हाउस से बाहर चले जाएंगे। तो नील ने भी मन ही मन खुद से कहा कि एक तो मेरी पहले ही हालत खराब हो गई है और ऊपर से ये शुभ के इशारे मुझे और भी मार देंगे। तो नील ने अभी फिर से नव्या के बारे में सोचा और फिर सोफे से खड़ा हो गया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी धोती निकलने वाली है। तो वो जल्दी से दोबारा से वहीं पर बैठ गया। तो नील ने अभी बैठे बैठे ही कहा कि देखो मिस्टर संजय के पिताजी, मैं जो भी कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। आप किसी भी बड़े ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर से किसी को भी आप कुंडली दिखा लीजिए, तो नव्या की शादी अभी जिससे भी होगी इस लड़के की मृत्यु तो निश्चित ही है। तो निहाल ने भी अभी मन ही मन खुद से कहा कि ये सिंघानिया परिवार भी वेट क्यों कर रहा है, उठकर जा क्यों नहीं रहा यहाँ से। तभी मिस्टर सिंघानिया ने फिर से कहा कि दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि आपकी पोती में कोई खोट है, लेकिन मैं अपनी रिस्क नहीं ले सकता हूँ, मैं नहीं शादी कर सकता ये। तो मिस्टर सिंघानिया ने अभी फिर आराम से कहा कि दिग्विजय सिंह जी, मैं आपसे अपने रिलेशन कभी भी खराब नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए हमारे रिलेशन पहले से ही रहेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, अनुज को लेकर मैं कोई और रिस्क नहीं ले सकता। इतना कहकर मिस्टर सिंघानिया ने अपनी वाइफ की तरफ इशारा किया और पूरा सिंघानिया परिवार अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। सारा सिंघानिया परिवार अभी प्रताप हाउस से बाहर निकलने लगा था कि तभी मिस्टर सिंघानिया वापस आए और फिर दादाजी के सामने हाथ जोड़कर बोलते हैं कि दिग्विजय सिंह जी, बुरा मत मानना, मैं भी ना काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं यहाँ तक आकर रिश्ते को ठुकरा रहा हूँ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, मेरी जगह अभी आप होते तो आप भी अपने पोते के लिए ऐसी लड़की नहीं ढूंढते जिसकी कुंडली में कोई दोष हो। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए और इजाज़त दीजिए। इतना कहकर मिस्टर सिंघानिया अभी शर्मिंदा होकर प्रताप हाउस से चले गए थे। तो दादाजी ने अभी घूर कर नील को देखा तो नील तो अपना सलाइवा ही गटक रहा था। नील ने अपने चारों ओर नजरें घुमाई तो परिवार का हर सदस्य नील को ही देख रहा था। नील ने मन ही मन खुद से कहा कि दादाजी घूर रहे हैं, बात समझ में आती है, लेकिन ये सारे के सारे मुझे क्यों घूर रहे हैं, ये बात नहीं समझ में आ रही। तो दादाजी ने गुस्से में अभी नील को देखकर कहा कि अब तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, तुम भी जाओ यहाँ से। मेरी पोती का अच्छा खासा रिश्ता आया हुआ था जो तुमने तोड़वा दिया है। अब पता
पता नहीं कहाँ से ये ज्ञान सीख कर आए हो तुम। याद रखना, मैं अपनी पोती की कुंडली कहीं और भी ज़रूर दिखाऊंगा, और अगर उसने कह दिया कि तुम्हारी पोती की कुंडली अच्छी है, कोई भी दोष नहीं है, तो तुम जानते नहीं हो दिग्विजय सिंह को, समझे तुम? तुम्हें ना जान से ही मरवा दूंगा मैं। पूरे राजस्थान में दिखोगे नहीं कहीं भी तुम। तो दादाजी गुस्से में कुछ भी बोले जा रहे थे। नील तो एकदम से सन्नाटे से सुन रहा था। नील को तो सुना ही नहीं दे रहा था। उसका ध्यान तो बस अभी गेट पर था जहां सौम्या खड़ी थी। सौम्या ने एक ब्लू कलर की खुले पल्ले की जॉर्जेट की साड़ी पहन रखी थी। बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, हाई हील्स, कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स, नाक के बराबर मेकअप। सौम्या बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो नील के अभी बैकग्राउंड में फिर से गाना बजने लगता है, ला 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 ला। तो नील अभी सौम्या को देख रहा था और उसकी नज़रों में सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। तो सौम्या की अभी लटें जो उसकी हल्की हल्की हवा में उड़ रही थी। सौम्या की स्माइल जो उसके होठों के कोने से थोड़ी थोड़ी सी बढ़ती जा रही थी। तभी दादाजी ने फिर चिल्लाते हुए कहा कि तुमसे कह रहा हूँ, क्यों खड़े क्यों हो यहाँ पर, जाओ यहाँ से। तो नील का ध्यान अभी दादाजी पर गया और फिर उसने कहा कि संजय के पिताजी इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे हैं? चंद्रकला, संजय के पिताजी इतना क्यों चिल्लाते हैं यार? इनको तुम शांत क्यों नहीं करती? पिछले 55 सालों में तुमसे संजय के पिताजी सुधारे नहीं गए क्या? तो नील ने अभी कुछ तो कहा था जो दादी उसकी बातों में एक सेकंड में ही आ जाती थी। तभी बेशक नील ने अपना गेटअप चेंज कर रखा था, तो लेकिन फिर भी दादी को नील की बात सही लगी। तो दादी ने अभी दादाजी को संभालते हुए कहा कि अब बस कीजिए ना, आप इन पर चिल्लाने से क्या ही होगा? ये आखिर सच ही तो बोल रहे हैं, जो होना था वो तो हो गया ना। हो सकता है कि अनुज और नव्या का होना नसीब में ही ना लिखा हो। तो फिर दादी ने अभी दादाजी को सोफे पर बैठा दिया था। तो दादी अभी कंटिन्यू दादाजी के सीने को रब कर रही थी ताकि उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाए। दादाजी भी सोफे पर चुपचाप से बैठ गए थे क्योंकि वो अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहते थे। थोड़ी देर के बाद दादी भी फिर से नील के पास आकर बैठ गई। तो सौम्या भी अभी किट्टू दिशा के पास आ गई थी और उनसे पूछने लगी कि क्या हुआ। तो किट्टू दिशा ने अभी सौम्या को धीरे धीरे सारी बातें बता दी थी। तो दादी ने अभी अपना हाथ नील को दिखाते हुए कहा कि अच्छा पंडित जी, संजय के पिताजी का बुरा मत मानिए, जरा मेरा हाथ देखकर बताइए कि मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है। नव्या की शादी टूट गई थी, इसीलिए सब कोई बहुत ज्यादा खुश था। तो नील भी अभी काफी हद तक बहुत ज्यादा खुश हो गया था। तो शुभ और निहाल भी अभी सोफे पर ऐसे ही बैठे थे जैसे कितनी बड़ी जंग जीत ली हो। और नील ने भी चंद्रकला का हाथ देखकर कहा कि चंद्रकला, तुम्हारा हाथ तो बहुत ही नाजुक है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। क्या फ्यूचर बताऊं मैं तुम्हारा? तुम्हारा फ्यूचर तो बहुत ज्यादा ब्राइट है, पर तुमने अपने जीवन में एक गलती जरूर कर दी है, दिग्विजय सिंह से शादी करके। तो दादाजी ने अभी नील को घूर कर देखा। तो नील ने अभी नजरें चुराते हुए आगे कहा कि तुम्हारा जो पोता नील है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा सुशील है। उसके जैसा पोता अभी दुनिया में कोई भी नहीं होगा। पोता क्या, साक्षात देव है, देव वो। तो दादी ने अभी पंडित जी के मुंह से नील का जिक्र सुना तो पूछा कि पंडित जी, ये तो बताइए कि मेरे नील की शादी कब होगी। तो नील ने अभी फिर कहा कि चंद्रकला, जल्द ही करा दीजिए नील की शादी, जितनी जल्दी हो सके नील की शादी हो जानी चाहिए, उतनी ही जल्दी आपको पोता खिलाने को भी मिलेगा। तो नील और चंद्रकला दोनों ही हंस हंस कर बातें कर रहे थे और दादाजी उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। तो शुभ अभी निहाल एक बार दादाजी को देखते और एक बार नील को। तो शुभ ने अभी धीरे से कहा कि आज तो शाम आ जाएगी यार। नील ने दादाजी की ड्रीम गर्ल को छेड़ दिया है, दादाजी से अब देखा नहीं गया। और वो जल्दी से उठकर नील के सामने आकर खड़े हो गए और फिर बोलते हैं कि तुम्हें धक्के मारकर निकालना पड़ेगा या फिर तुम खुद ही चले जाओगे यहाँ से। तो नील ने अभी कोई भी रिएक्शन नहीं किया और वो चुपचाप से सोफे पर किसी डरे हुए बच्चे की तरह बैठा था। तो दादाजी का गुस्सा अभी बढ़ता चला जा रहा था और उन्होंने जोर से आवाज लगाई, नील नील। इस बार नील सच में दादाजी के गुस्से से काफी ज्यादा डर गया था और वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, जी जी दादाजी, आपने मुझे बुलाया। तभी उसकी धोती खुल जाती है। तो रुद्र, शुभ और निहाल तीनों ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। तो फाइनली अभी नील ने खुद ही अपना भांडा फोड़ दिया था। तो शुभ ने भी मन ही मन खुद से कहा कि इनसे थोड़ी देर अपना भांडा बचाया नहीं गया यार, फोड़ कर ही माने ये। अब क्या होगा, अब तो तीनों ही मुर्गा बनाए जाएंगे। तो नील ने अभी अपनी धोती संभालते हुए कहा कि शुभ के बच्चे, तूने कहा था ना कि ये खुलेगी नहीं,
ये तो एक बार उठने में ही खुल गई, क्या करूं मैं। तो दादा और दादी ने अभी हैरानी से शुभ को देखा, जो उनसे अपनी नजरें बचाकर खड़े हुए थे। तो नील का ध्यान अब सिर्फ अपनी धोती समेटने में ही लगा हुआ था, तो उसने अपनी धोती खोलकर सोफे पर ही फेंक दी। नील ने अभी नीचे हाफ पैंट पहनी हुई थी, जिसकी लेंथ घुटनों तक ही थी। उसका कुर्ता भी हाफ पैंट तक ही था, तो थोड़ा सा वो नीचे आ गया था। तो कुर्ते की लेंथ अभी ज़्यादा होने की वजह से नील की हाफ पैंट दिखाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से नील अभी बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था। तो शुभ ने अभी सोचा कि वो धीरे धीरे करके अभी घर से निकल लेगा, क्योंकि वो अच्छे से जान गया था कि अब तो सबसे पहले वही पिटने वाला है। जब मामला थोड़ा सा शांत हो जाएगा तो वो घर के अंदर वापस आ जाएगा। तो शुभ अभी जैसे जैसे धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ने लगा, तो नील ने एक कुछ उठाया और फेंक कर शुभ की तरफ मारा और कहा कि चुपचाप से घर के अंदर वापस आ जा, मैं अकेला बिल्कुल नहीं पिटूंगा। इतना खतरनाक तेरा ही तो आइडिया था ना, मैं क्या करूं, वापस आ, जल्दी वापस आ। दादाजी ने अभी अपनी कड़कती हुई आवाज में गुस्से से कहा कि क्या कोई मुझे बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये इस घर में चल क्या रहा है। तो शुभ और नील, अभी तुम दोनों क्यों, क्या प्रॉब्लम है नव्या के रिश्ते से, मुझे ये बताओ। तुम दोनों ने मिलकर नव्या का रिश्ता क्यों तोड़वाया, क्यों तुमने ये सब कुछ किया, अभी के अभी बताओ, नहीं तो तुम दोनों की शामत आ जाएगी। बताओ मुझे इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, क्यों किया तुम दोनों ने ये सब कुछ। तो शुभ ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा कि दादू दादू वो दोनों ने नहीं, चारों ने मिलकर किया है। तो निहाल भैया और रुद्र भैया भी हमारे प्लान में शामिल थे, पूछ लीजिए इन दोनों से आप। तो दादाजी का गुस्सा अब और भी ज़्यादा बढ़ गया था चारों का नाम सुन के। तो दादाजी ने कहा कि चंद्रकला, ये सब क्या हो रहा है, ये चारों हमारे हाथ निकलते जा रहे हैं हमारे हाथ से। पूरे सिंघानिया परिवार के सामने इन्होंने हमारी नव्या की कुंडली में दोष बता दिया है, अब हमारी नव्या से कौन शादी करेगा, बोलो तुम। तो दादाजी ने अभी उन चारों को घूर कर देख कर पूछा कि क्यों किया तुमने ये सब कुछ, तो मुझे बताओ कि या फिर मेरा हाथ चले, इससे पहले कि मेरा गुस्सा भी आसमान को छू जाए। अब चारों थोड़ा सा सीरियस हो गए थे और फिर चारों ने अपनी गर्दन झुकाकर दादाजी के सामने खड़े होते हुए कुछ भी नहीं कहा। तो दादाजी ने फिर से कहा कि मुझे तुम चारों से जवाब चाहिए, जवाब कौन देगा, जल्दी बताओ, और अगर नहीं बताया ना तो तुम चारों अभी के अभी पिटोगे। तो निहाल, जो बिल्कुल नील के पास में ही खड़ा हुआ था, उसने धीरे से नील के कान में कहा कि तूने नीचे कच्चा पहना है क्या। तो नील ने भी थोड़ा हैरानी से निहाल को देखा और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो निहाल ने कहा, लेकिन तेरा कच्चा दिख नहीं रहा है यार, मुझे नहीं लगता कि तूने आज कच्चा पहना है। तो दादाजी को अभी नील और निहाल की खुसर पुसर सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उनका गुस्सा उन दोनों को देखकर और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। तो दादाजी ने अभी सबसे पहले नील का कॉलर पकड़ा और अपना हाथ उठा लिया, लेकिन दादाजी का हाथ रुद्र ने हवा में ही रोक लिया था। तो रुद्र ने भी कहा कि दादाजी, अकेले नील की गलती नहीं है, हम सब की गलती है। हम सब नहीं चाहते थे कि नव्या की शादी अनुज सिंघानिया के साथ हो, इसीलिए हम चारों ने मिलकर ये सारा प्लान किया था कि नव्या की शादी अनुज सिंघानिया से ना हो, इसीलिए हमने ये सब कुछ किया था। तो दादाजी ने अभी पूछा कि और क्यों नहीं चाहते थे कि तुम नव्या की शादी अनुज सिंघानिया से हो, क्यों नहीं चाहते थे तुम, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें नव्या के लिए अनुज सिंघानिया से अच्छा लड़का मिल सकता है क्या। तो रुद्र के अंदर भी अभी दिग्विजय सिंह का ही गुस्सा था। तो रुद्र ने भी अभी थोड़ा गुस्से में कहा कि दादाजी, मुझे नव्या के लिए अच्छा लड़का नहीं, नव्या की पसंद का लड़का चाहिए था। और फिर कभी आपने नव्या की मर्जी पूछी क्या, कभी आपने उससे राय ली क्या। तो दादाजी ने कहा कि पूछना क्या है, वो मेरी पोती है, मेरी इज्जत रखेगी और अनुज सिंघानिया से शादी के लिए कभी भी मना नहीं करती, तो उससे क्या पूछता मैं। तो रुद्र ने भी अभी थोड़ा गुस्से में कहा कि तो दादाजी, इसका मतलब ये हुआ कि आप नव्या से उसकी मर्जी नहीं पूछेंगे, मतलब उसकी बिना मर्जी के ही आप उससे की शादी कर देंगे, उसने नहीं पूछेंगे कि वो अनुज सिंघानिया से शादी करना चाहती भी है या फिर नहीं, उससे नहीं पूछेंगे कि उसके दिल में कोई और तो नहीं है, क्या वो किसी और से तो शादी नहीं करना चाहती, क्या नव्या का हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से शादी करे या अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी भी कर सकती है। ये हक सिर्फ इस घर के लड़कों को ही दिया है, क्या आपने इस घर की लड़कियों का कोई हक नहीं है। तो दादाजी ने कहा कि नव्या एक सुलझी हुई अच्छी लड़की है, मैं जानता हूँ कि उसके दिल में अभी कोई भी नहीं है, अगर उसके दिल में कोई हो भी तब भी उसे अनुज सिंघानिया से शादी करके अनुज को अपना लेना चाहिए, क्योंकि नव्या के लिए अनुज से अच्छा कोई भी लड़का
हो ही नहीं सकता, क्योंकि नव्या के लिए यही बेहतर भी होगा। और रुद्र ने भी अभी गुस्से में कहा कि क्यों क्यों बेहतर होगा दादाजी, क्योंकि वो एक अच्छा परिवार है, एक नामी परिवार है, क्योंकि वो लड़की है इसीलिए उसका हक नहीं है कि वो अपनी पसंद से शादी कर सके। तो नील भी अपनी पसंद से शादी कर सकता है, मैं अपनी पसंद से शादी कर सकता हूँ और शुभ भी अपनी पसंद से शादी कर सकता है, लेकिन नव्या नहीं कर सकती। क्यों दादाजी, क्यों? उसके लिए इतनी सारी पाबंदियां क्यों की हैं आपने? क्योंकि वो एक लड़की है, क्योंकि वो लड़की है और उसे घर की इज्जत की परवाह करनी चाहिए, इसीलिए वो अपनी सारी इच्छाओं को मार दे, उसकी पसंद का कोई हक नहीं है उसे। तो रुद्र ने अभी एक नज़र नव्या को देखा, जिसकी आंखें अभी गीली हो गई थी, क्योंकि नव्या दादाजी और रुद्र को गुस्से को देख रही थी और तभी उसके दिल में अभी अजीब सी हलचल भी हो रही थी, जिसकी वजह से वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। नव्या की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, तो रुद्र ने अभी नव्या को बाजुओं से पकड़ा और खड़ा करके दादाजी के सामने लेकर आया। तो नव्या के आंसू अब भी गाल से लड़क कर नीचे जमीन पर गिरने लगे थे। तो रुद्र ने कहा कि देखिए इसे, कहाँ से आपको लगता है कि ये शादी के लिए खुश थी? कहाँ से आपको लगता है कि इसकी मर्जी थी इस शादी में? लेकिन आपकी इज्जत बचाने के चक्कर में इसने अपना प्यार सेक्रीफाइस कर दिया। इसे आपकी इज्जत का ख्याल था, इसीलिए इसने अपनी इच्छाओं को मार दिया, लेकिन आपको इसके प्यार का कोई भी ख्याल नहीं था दादाजी। तो रुद्र ने कहा कि मैं कितनी देर से देख रहा हूँ दादाजी, आप नील पर गुस्सा किए जा रहे हो, भड़के जा रहे हो, लेकिन एक बार भी आपने शांति से पूछने की कोशिश नहीं की कि हम चारों ने ये सारा ड्रामा क्यों किया, आखिर क्या मजबूरी थी ये सब कुछ करने की? ये ड्रामा भी हमने आपकी इज्जत बचाने के लिए ही किया था। अरे मैं तो सीधा सीधा आ रहा था आपसे बात करने के लिए, बताने के लिए, हर चीज़ सीधा साधा बोल देता तो ठीक रहता। नव्या इस रिश्ते से खुश नहीं है, मुझे तो बस ये बोलना था आपसे, लेकिन मुझे नील ने रोक लिया था। नील ने मुझे इज्जत का हवाला देते हुए कहा कि दादाजी की इज्जत सिंघानिया परिवार के सामने गिर जाएगी अगर हम सीधा जाकर बोल देंगे, आपकी इज्जत पर कोई भी आंच ना आए, इसीलिए शुभ नील ने मिलकर ये सारा ड्रामा किया था। तो दादी अभी रुद्र के पास आई और उसकी कमर रब करते हुए बोलती हैं कि बस करो रुद्र, कितना ज़्यादा गुस्सा करोगे तुम? जानती हूँ मैं तुम्हें और तुम्हारे दादाजी को एक जैसा ही गुस्सा आता है तुम दोनों को, लेकिन अब तुम दोनों शांत हो जाओ प्लीज़। देखो सब कैसे मायूस हो गए हैं तुम्हारे गुस्सा करने से। तो रुद्र ने भी अभी अपना गुस्सा कंट्रोल किया और फिर सोफे पर जाकर बैठ गया। तो दादाजी को भी अभी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो भी रुद्र के बिल्कुल सामने आकर सोफे पर बैठ गए। दादा और पोते में एक आदत बिल्कुल सेम थी, जब भी वो गुस्सा करते थे तो अपना राइट पैर धीरे धीरे हिलाते थे। तो दोनों अभी एक साथ अपना पैर हिला रहे थे। दादी अभी नील के पास आकर धीरे से बोलती हैं कि अब जब तक ये पैर हिलाना बंद नहीं होगा ना, समझ लेना कि गुस्सा अभी भी उतरा नहीं है। तो नील ने कहा कि हाँ दादी सही कह रही हो आप, पर वैसे रुद्र ने मुझे बचा लिया, वरना दादाजी का थप्पड़ सौम्या के सामने मेरे गाल पर ही पड़ता और क्या इज्जत रह जाती मेरी। हाय मेरी चंद्रकला, बच ही गया मैं। तो निहाल ने भी नोटिस किया कि सौम्या बार बार नील को ही देख रही थी। निहाल अभी नील के पास आकर धीरे से कान में बोला कि साले कुर्ता थोड़ा सा ऊपर उठा ले, सौम्या को भी लग रहा है कि शायद तूने आज नीचे कुछ भी नहीं पहना है, कम से कम उसे तेरी हाफ पैंट तो दिख जाएगी। नील ने अभी जैसे ही सौम्या की नज़र इधर से उधर हुई तो अपना हल्का सा कुर्ता का कोना उठाकर अपनी हाफ पैंट नीचे की तरफ डाल दी, जिससे नील की हाफ पैंट भी दिखने लगी थी। और थोड़ी देर के बाद रुद्र और दादाजी दोनों का पैर हिलना धीरे धीरे बंद होने लगा था। सारा परिवार बस दादाजी को और रुद्र को ही देख रहा था। तो दादाजी का पैर अभी हिलना बंद हो गया था। दादी समझ गई थी कि दादाजी का गुस्सा भी शांत हो चुका है, लेकिन दादाजी ने अगले ही पल कड़कती हुई आवाज में कहा कि नव्या वो लड़का कौन है जिसे तुम पसंद करती हो, जिसे तुम शादी करना चाहती हो, मुझे अभी के अभी बताओ। तो नव्या तो अभी दादाजी की कड़कती हुई आवाज़ सुनकर एकदम से सहम गई थी और डर गई थी। लेकिन रुद्र ने कहा कि आप नव्या से क्यों पूछ रहे हैं, मुझसे पूछो ना, मुझे पता है कि वो लड़का कौन है, क्या करता है और सारी चीज़ें पता है। मैं सब कुछ जानता हूँ वो लड़के के बारे में। समझ लीजिए नव्या जिंदा है तो बस उस लड़के की वजह से ही, वरना धोखे की वजह से अब तक रो रो कर
मर जाती वो। आज मैंने सारी चीज़ें आपको बताने के लिए सोच लिया था। तो दादाजी का पैर हिलना फिर से शुरू हो गया था। दादाजी ने भी फिर से गुस्से में कहा कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। रुद्र का पैर भी अब फिर से स्पीड के साथ हिलने लगा था। तो रुद्र ने भी गुस्से में कहा, लेकिन आपको नव्या के बारे में जो कुछ भी पूछना है आप मुझसे ही पूछेंगे। थोड़ी देर के बाद नील ने अभी टेबल पर रखी हुई प्लेट उठा ली, जिसमें अभी बिस्किट थे जो सिंघानिया परिवार के लिए परोसे गए थे। तो नील ने भी उस प्लेट में से एक एक बिस्किट धीरे धीरे करके परिवार के हर सदस्य को दे दिया था। तो नील ने भी लास्ट में बिस्किट सौम्या को देते हुए कहा कि खाइए और मूवी एंजॉय कीजिए। तो दादाजी ने भी फिर से कहा कि नील तुम मुझे बताओ, नव्या को कौन सा लड़का पसंद है और वो किससे पसंद करके शादी करना चाहती है? क्या करता है वो? हमारी पोती के लायक है भी या नहीं? तो रुद्र ने भी फिर से गुस्से में कहा कि नील कुछ भी नहीं बताएगा आपको, समझे? आप सारे सवाल के जवाब मैं ही दूंगा आपको जो भी पूछना है डायरेक्ट मुझसे ही पूछेंगे आप। थोड़ी देर तक दादा पोते एक दूसरे की आंखों पे आंखें देखकर गुस्से में अपना पैर हिला रहे थे। ना तो रुद्र का गुस्सा कम हो रहा था और ना ही दादाजी का। फाइनली दादाजी ने हार मान ली थी और रुद्र से पूछा, तो बताओ कौन है वो लड़का? लेकिन रुद्र, मैं पहले ही कह देता हूँ, अगर मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया तो मैं किसी भी कीमत पर नव्या की शादी उस लड़के से बिल्कुल भी नहीं करूँगा, और फिर तुम चाहे जो कुछ भी कर लेना। तो रुद्र का गुस्सा अभी काफ़ी हद तक शांत हो गया था। तो रुद्र ने भी कहा कि लड़का आपको पसंद है, आप उसे प्यार भी करते हैं, और हाँ, दादी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, नील का भी फेवरेट है, शुभ को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, किट्टू को तो इतना ज़्यादा पसंद है कि किट्टू ने उसे सोने का सिक्का देकर अपना लिया है। तो धनराज अंकल का भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। अगर वो किसी को पसंद नहीं आया तो वो मैं हूँ। मुझे वो लड़का फूटी आँख नहीं भाता है, बिना वजह दांत फाड़ता रहता है, सारा दिन हाँ 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 करता रहता है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उसकी शादी नव्या से करूँगा। पता नहीं नव्या को क्या पसंद आ गया उसमें। तो रुद्र के मुँह से अपनी इतनी सारी तारीफ सुनकर निहाल ने मन ही मन कहा कि दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम किया है। सारे कुत्ते दोस्त ऐसे ही होते हैं क्या? ये मेरी तारीफ कर रहा है या फिर ये मेरी बेइज्जती कर रहा है? कमीने यार, दादाजी ने कहा। तो रुद्र ने अभी पहेलियां मत बुझाओ, मुझे साफ साफ बताओ कि वो लड़का कौन है। तो रुद्र ने अभी दादी को देखकर कहा कि दादी मैं बता दूंगा, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए कि उस लड़के को कुछ भी नहीं कहेंगे आप, और ना ही दादी। तो दादाजी ने यही प्रॉमिस मैं आपसे भी चाहता हूँ कि आप उस लड़के को कुछ भी नहीं कहेंगे, तो क्योंकि वो अभी इसी घर में ही है और इस घर का जमाई बन चुका है। तो दादी भी अब आकर दादाजी के पास में बैठ गई थी। तो दादी ने कहा कि रुद्र, मैं भी वादा करती हूँ कि मैं उस लड़के को कुछ भी नहीं कहूँगी, बस तुम मुझे बताओ कि वो लड़का है कौन। तो रुद्र का गुस्सा अब काफ़ी हद तक शांत हो गया था। तो रुद्र ने अभी भाव से कहा कि मुझे आप पर यकीन नहीं आता। तो दादी, मैं ना एक शर्त लगाकर कहता हूँ कि जब आपको उस लड़के के नाम पता चलेगा ना, तो आप खींच कर एक चांटा उसके गाल पर ज़रूर मार दोगी। तो दादी ने अभी सवाल भरी नज़रों से रुद्र को देखा और फिर अपनी जगह से खड़ी होकर निहाल के गाल पर एक खींच कर जोरदार चांटा मार दिया। घर में सब ने अपने कसकर आंखें बंद कर ली थी। तो रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। दादी निहाल का कॉलर पकड़ती उससे पहले ही निहाल नील के पीछे आ गया था। तो दादी ने भी गुस्से में कहा कि जब तुझे नव्या इतनी ज़्यादा पसंद थी तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? ये सब तुझे कबूतरी कबूतरी कहकर चिढ़ाते रहे, तूने कभी भी नहीं बताया, क्यों नहीं बताया कि तेरी कबूतरी प्रताप हाउस के पिंजरे में ही है। तो निहाल ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि दादी, अभी रुद्र ने बोला ना कि मैं घर का जमाई हूँ, तो मारना नहीं चाहिए आपको हमें, आप तो मारने पर उतारू हो गई हो। तो नील ने भी अभी दादी को समझाते हुए कहा कि दादी छोड़ दीजिए ना, बच्चा है प्लीज़। बेचारा सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हो गया था ताकि आपकी और दादाजी की इज्जत ना खराब हो जाए। तो दादी ने कहा कि नील, तू अगर आगे से हटा नहीं ना तो मैं तेरी ही इज्जत खराब कर दूंगी। मैं आज इसकी खबर लेती हूँ। 6 साल का था जब हमारे घर रहने आया था, तब से लेकर आज तक मेरी ही गोद में पला बड़ा है, और अब इसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई है कि अपने दिल की बात अपनी दादी को नहीं बताएगा। तू हट आगे से, आज मैं इसकी क्लास लेती हूँ। आज मैं इसको बताती हूँ कि दादी के हाथों में अभी भी वही दम है जो पिछले 6 सालों से इसके ऊपर उतरता आ रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो आपको कैसा लगा आज का भाग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नव्या और निहाल के रिश्ते के बारे में पता चल गया है घर में। अब आगे क्या होने वाला है इस कहानी में, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग।